अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आज हम बात करेंगे आसेब और आसेब के इंसानी ज़िंदगी के असरात पे। मेरे साथ जो मेरे गेस्ट मौजूद हैं वो दुनिया में अब बड़ा नाम रखते हैं, साइकोलॉजी में, साइकेट्री में। उनसे बात करते हैं, उनका तारुफ मैं आपको करवा दूँ। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमारा भट्ट साहिबा जो क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अफजल जावेद साहब जो क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट हैं और एक्स प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड साइकेट्रिस्ट एसोसिएशन के। ऐसे ही सर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर महविश अरूज साहिबा जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। हमारे साथ डॉक्टर ज़ैनब खान मौजूद हैं जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब ने जो मुझे वक्त दिया, जो मेरे सवाल सुनना, जो मेरे दिल में सवाल थे वो मुझे लग रहा था कि वो तशनगी किसी एक से पूरी नहीं होगी, इसलिए मैं आप चारों के साथ बैठ के वो गुफ्तगू करना चाहता हूँ। तो डॉक्टर साहब पहले मैं आपसे स्टार्ट करूँगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये मैं कहानी आपको सुनाता हूँ कि ये हुआ क्या है, ये मैं आज यहाँ आया क्यों। मेरा एक दोस्त है, बहुत मेरा बचपन का दोस्त है, यानी कि मेरा जिगरी दोस्त है, और वो ऐसे ही है कि उसके पास उससे कुछ हो मुझे कुछ हो, एक ही चीज़ है। तो उसने मुझे बताया कि वो बड़ा परेशान है, बड़ी तकलीफ़ हुई है, उसको ऐसा लगता है, अभी उसने मुझे जो एक्सपीरियंस बताया कि उसकी जो फैमिली है वो पोजेस्ड हो गई है, उन्होंने किसी मखलूक को नुकसान पहुँचाया है, किसी ऐसी मखलूक को जो नज़र नहीं आती उसको नुकसान पहुँचाया। अब इस मखलूक के बारे में मेरा ईमान ये है कि मैं मुसलमान हूँ और मैं ये यकीन रखता हूँ कि कुरान में भी इनका जिक्र है, तो ये मखलूक होती है और अल्लाह ताला ने बनाई है। सबसे पहले ये बात मैं अश्योर कर दूँ कि मेरा ईमान है इस चीज़ के ऊपर। और उसने बताया कि वो चीज़ें उसकी फैमिली को डिस्टर्ब कर रही हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है, यानी कि उसका 2-3 हफ्ते से वो बिल्कुल परेशान है और वो उसको समझ नहीं आ रही वो करे क्या। वो कभी किसी आलिम के पास जाता है, कभी किसी के पास जाता है। इस सारे के अंदर जो एक्सपीरियंस करता है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, यानी कि उसको ऐसा लगता है कि जो उसकी वाइफ बोल रही है, जो बात कर रही है, जो उसको लगता है कि वो पोजेस्ड है, वो जो बात कर रही है वो ऐसी बात है जो सिर्फ किसी और के साथ उसने की है, इसको कैसे पता चल गई है। तो ये बहुत सारी चीज़ों से वो डील कर रहा है। अब हमने इस ऐसी सूरत में क्या करना है, फैमिली ने कैसे रहना है, इस पर मैं बात करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब मैं आपसे स्टार्ट करूँगा कि ऐसी ये पोजेशन होता है क्या, क्या इंसान पोजेस हो जाता है किसी ना दिखने वाली मखलूक से? आपका सवाल और एक स्टोरी बड़ी पर्टिनेंट स्टोरी है, और बहुत ऑफन हमारे पास ये प्रॉब्लम्स सुनने में भी आती हैं और एज क्लिनिकल साइकियाट्रिस्ट देखने में भी आती हैं कि जिस चीज़ की आप बात करें, देखें ये चीज़ तो एग्जिस्ट करती है ना, हमारे मज़हब में भी है कि पोजेशन हो जाना, साया हो जाना, फिर साये के बाद पूरी फैमिली का बीमार हो जाना। अब इसको दो पैराए में देखना है कि अगर वो साया था तो उसका क्या हल है। उसकी दीन में, हमारे कुरान पाक में चीज़ें बताई गई हैं, क्या अमल करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, ये सब चीज़ें मौजूद हैं। अगर ये चीज़ें होती हैं, इनका हल हो जाता है, और अक्सर वो चीज़ें शायद चली भी जाती हैं, लेकिन अपने जाने के बाद जो अपने जाने के इफ़ेक्ट्स हैं वो छोड़ के जाती हैं। ऐसा होता है? जी बिल्कुल। देखिए इसमें वो अलामात आती हैं जो आपके दोस्त बता रहे हैं कि कभी हम पीर के पास जाते हैं और जब हम आते हैं तो गुस्से में है, कंट्रोल ही नहीं, वो कहती है मैं जो कर रही हूँ मुझे पता ही नहीं। अब इसके साथ अगर इस चीज़ में ब्रेन के कुछ केमिकल चेंज हुए हैं, तो अगर उसको कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जैसे डुअल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या डिसोसिएटिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर डेवलप हो गया, यानी कि कुछ फेज़ में वो पेशेंट या वो जो क्लाइंट है वो वही होगा जो वो है, लेकिन कुछ टाइम वो कुछ ऐसे इलामात में आएगा, कुछ ऐसे रवैयों में आएगा जो उसको बाद में याद नहीं होंगे। सो ये देखना कि ये बीमारी बन चुकी है या ये सिर्फ उस साये का असर है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट। वो साया कितनी देर तक रह सकता है? वेरिएबल है ये तो, पेशेंट से पेशेंट, क्लाइंट टू क्लाइंट फ़र्क करता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा कि उसने अपनी हालत बताई जो उनकी है शरीके याद मेरे दोस्त की, उसने कहा कि मुझे पता चलता है कि मैं क्या बोल रही हूँ लेकिन मेरा कंट्रोल नहीं रहता। मैं ज़ुबान से जो कह रही हूँ वो मैं नहीं कह रही होती, लेकिन मुझे पता चलता है कि मैं क्या कह रही हूँ, यानी कि कंट्रोल, और मैं बाजू भी नहीं हिला पाती। ये अंदर मेरा कंट्रोल वही कर रहा है, जो मेरे अंदर पोजेशन आया हुआ है, जो साया आया हुआ है, मुझे वही कंट्रोल कर रहा है, लेकिन मुझे पता है कि क्या हो रहा है। और उसके जाने के बाद जब वो मुझे कंट्रोल देता है तो मुझे बहुत कमज़ोरी फील होती है और मुझे थकावट महसूस होती है। ये आपने बहुत ही एक ऐसा मौजू छेड़ा है कि जिसके ऊपर जितनी भी बहस की जाए उसके बहुत सारे पहलू निकल आते हैं, इल्मी पहलू, अदबी पहलू, मज़हबी पहलू, और सबसे बड़ी बात है कि जो आपके सोशल कल्चर के जो पहलू हैं वो बहुत ज़्यादा है। आपने शुरू में ही एक बात क्लियर कर दी कि ये हमारे मज़हब में है, हमें इसके ऊपर यकीन है, हम इस पे मानते हैं और इसका जिक्र है। लेकिन क्या वो जो मखलूक है
वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, अगर पहुंचा सकती है तो क्या पहुंचा सकती है। इसके आगे एक थोड़ा सा ये है, वो है आपकी ज़हन की सोच, कि क्या आपका ये जो ख्याल है, ये जिसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं कि थिंकिंग, कि वो उसमें कोई डिसऑर्डर आना शुरू हो गया है, कि आपको यकीन हो गया है कि जी ये चीज़ मेरे साथ हुई। और जब वो यकीन जो होता है वो वसवसे से शुरू होके एक पुख्ता यकीन की सूरत में मरीज़ों में बन जाता है, जिसको हम कहते हैं डिल्यूजन, कि एक ऐसा फर्म और फाल्स बिलीफ है कि जो अनशेकेबल है और आउट ऑफ कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। तो एक बात तो ये है, और ये जो आप अलामात बता रहे हैं, ये बहुत ही टिपिकल अलामात है एक ज़हनी बीमारी की, कि जिसमें वो मरीज़ ये समझता है कि जी मेरे ऊपर किसी ने किया है, या कोई ऐसी सुपर नेचुरल फोर्स है जो मुझे कंट्रोल कर रही है, उसको सब पता है मैं क्या कर रहा हूँ, वो मेरे दिमाग में ये चीज़ें डाल रही है। अच्छा, अब इसके साथ एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है, क्लिनिकल एक्सपर्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि इस किस्म का जो आइडिया है या ख़्याल है, वो फैमिली में शेयर होना शुरू होता है। जी। अब वो शेयर कहाँ तक होता है, क्या वो फैमिली सारी की सारी कन्विंस्ड हो जाती है? कुछ मेंबर हैं, कुछ नहीं होता है, वो ये होता है, और ये भी एक उस बीमारी का एक आस्पेक्ट है कि जिसको हम कहते हैं कि जो उसके इर्द गिर्द के लोग हैं वो उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक देखें, हर चीज़ की अल्लाह ने, हमारे रसूल ने कहा है, दुआ भी है और दुआ भी है। दुआ के बाद ये जो आप अलामात बता रहे हैं, अगर आप ये किसी ऐसे मुल्क में चले जाएं जिनको इस पे यकीन ना हो कि जी हमारे मज़हब में ये है, तो वो सीधे ही आपको कहेंगे कि ये एक मेंटल इलनेस है और इसका इलाज की ज़रूरत है। और जिस तरह डॉक्टर साहबा ने कहा है कि ये डेफिनेट होता है कि ये जो थिंकिंग डिस्टर्बेंसेस हैं, जब वो इस हद तक पहुंचती हैं तो दिमाग के कुछ केमिकल्स होते हैं जिनमें तब्दीली आना शुरू होती है, और ये बड़ी टिपिकल अलामतें हैं जिसको हम पैरानोया कहते हैं, पैरानॉइड कहते हैं, कि जी अपनी ज़ुबान में पैसिविटी कहते हैं, कि जी हमारे ख़यालात, हमारे कामकाज, हमारे इख्तियारात के ऊपर किसी का हाथ हो गया। हाँ, मेरे ख्याल में कि ये जो आपने कहा है, उनको असेसमेंट की ज़रूरत है, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। हाँ जी, और ताकि वो, और साइकोलॉजिस्ट इस तरीके से होता है कि वो बैठ के उसका देखें कि हम, इसकी पहली बात ये है कि हम ये सोचें कि ये जो उसके ख़यालात हैं, क्या ये ख़यालात ही हैं, वसवसा है, वहम है, या ये एक ऐसा डिल्यूजन है कि जिसको वो अनशेकेबल है और उसको इलाज की ज़रूरत है। और साथ ही उसको कॉन्फिडेंस दिलाने की ज़रूरत है, साथ ही उसको साइकोलॉजिकल थेरेपी से इस चीज़ की बताने की ज़रूरत है कि भाई वो जो जिन है वो इतने फारग तो नहीं है कि वो आके सब लोगों को नुकसान पहुंचाना शुरू करे। तो ये इसके, और दूसरी बात ये होती है कि ये इस बीमारी में या इस किस्म की हालत में सिर्फ ये थिंकिंग डिस्टर्ब होती है, बाकी पर्सनालिटी ठीक रहती है, वो कामकाज ठीक करेगा, बिजनेस ठीक करेगा, ये बात ना हो तो वो बाकी बातें ठीक करेगा। तो मेरे ख्याल में कि उसकी जो असेसमेंट है ना, फॉर्मल असेसमेंट साइकाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट की टीम से करवानी चाहिए, ताकि हमें ये पता लगे कि हम किसी बीमारी के साथ डील कर रहे हैं या सिर्फ ये वसवसा या वहम है। बिल्कुल ठीक। और ये काबिले इलाज है, काबिले इलाज है, ठीक है। लेकिन इसको जितनी जल्दी पकड़ा जाए उतनी बेहतर है। बिल्कुल। अब आपने फरमाया कि जी वो पीरों फकीरों के पास जाते हैं, जी, मौलवी साहब के पास जाते हैं। फेथ हीलर का हमारे ऊपर भी एतमाद है कि फेथ हीलर होते हैं, लेकिन वो मरीज़ की ज़ुबान में ही बात करते हैं, क्लाइंट की ज़ुबान में बात करते हैं, और क्लाइंट जो होता है वो समझता है कि जी इसने मेरी जो तकलीफ़ है, जो मेरा उसको पहचान ली है। वो सबसे बड़े साइकोथेरापिस्ट होते हैं। फैक्ट है ये कि वो आपके उस लेवल पे आके बात करेंगे कि जिस लेवल के ऊपर आप उस पर यकीन कर लेंगे कि जी इसने, मौलाना साहब ने या इस आलम ने या इस पीर ने मेरी बात पहचान ली। बिल्कुल ठीक। एपिलेप्सी का जो है उसने उतनी देर में फिट ने ख़त्म होना ही होना है। वो आप सुंघाने से नहीं खत्म, वो सिर्फ 2 से 3 सेकंड का होता है। वो मतलब उसने ख़त्म होना ही होना है। आप जूती ना भी संगाएं
तो वो हो जाए। लेकिन ये हमारा बिलीफ ऐसा बन गया ना कि अब देखें ना, वो एक पीर है या फ़कीर है, वो जाली है या कैसा भी है, उसने जूती सुंघाई है, उतनी देर में एपिलेप्सी का अटैक तो ख़त्म हो गया। उन्होंने कहना जी देखें ये करामत हुई नहीं कि जिससे ये हुआ। मकसद कहने का ये है कि जो हमारी ज़ुबान में, साइंटिफिक ज़ुबान में, और उम्मीद है कि मेरे बाकी कोलीग्स जो है वो इस पर एग्री करेंगे, ये बुनियादी तौर पे दिस इज़ ए क्राई फॉर हेल्प, जिसमें वो शख्स जो है, या वो औरत है या मर्द है या बच्चा है, वो उसको कह नहीं सकता। जिस तरह उन्होंने एक छोटी सी मिसाल दी थी कन्वर्शन रिएक्शन की, कि जी अब बच्चे का सुबह एग्ज़ाम है, उसकी तैयारी नहीं है, अब वो ये नहीं घर वालों को कह सकता कि जी मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगा, और उसकी प्रेजेंटेशन ये होगी कि वो सुबह को उठ कर कहेगा कि जी मेरा तो ये बाजू ही काम नहीं कर रहा, मुझसे तो ये लिखा ही नहीं जा रहा। और ये बहुत सारे हम में से ऐसे मरीज़ हमने देखे हैं। यानी वो कन्वर्ट कर देता है अपनी साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस को एक ऐसी अलामत में जिसमें आप उसको एक्सेप्ट कर लें। डॉक्टर साहब, ये आपने सारी स्टोरी सुनी है, आपको मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये चीज़ें उसने अचानक आई हैं, ये नहीं हुआ कि उसको कुछ हो रहा था या कुछ बातचीत चल रही थी या कुछ एक प्रोसेस में नहीं आया, अचानक हुआ है, और अचानक में वो उसका बिहेवियर चेंज हो गया, एग्रेशन आ गया, बातचीत अजीब तरीके से शुरू कर दी, बच्चों से बातचीत नहीं शुरू कर दी, बच्चों को तो नहीं नुकसान पहुंचाया, लेकिन उसका बिहेवियर इतना सडन चेंज था जिससे ऐसा लगा कि वाकई पोजेशन है। और ये पोजेशन अगर है तो ये कितना लंबा प्रोलॉन्ग कर सकता है? अच्छा, ऐसा होता है कि चीज़ें ओवरनाइट नहीं होती, ग्रेजुअली पाइल अप हो रही होती हैं और एकदम एक बिहेवियरल आउटबर्स्ट आता है और फिर वो हमारे नोटिस में आता है और हम कहते हैं कि ये अभी हुआ है। और ऐसा होता है क्योंकि हम सब अपनी लाइफ में बहुत बिजी होते हैं, तो जो बहुत माइनर चेंजेस बिहेवियर में आ रहे होते हैं तो समटाइम्स फैमिली उसको नोटिस नहीं कर पाती। लेकिन ये है कि क्लाइंट अपने तौर पे कुछ ना कुछ सफ़र कर रहा होता है इंटरनली, साइलेंटली, और फिर एक ही दिन जब एक बिहेवियरल आउटबर्स्ट आता है तो सबके नोटिस में आता है और सब कहते हैं कि अचानक से ऐसा हुआ। अगेन मैं भी वही बात कहूँगी जो डॉक्टर साहब ने कही कि इनको तशख़ीस की बहुत ज़रूरत है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट की ज़रूरत है कि असेस किया जाए कि किस तरह से ये चीज़ें पाइल अप हुई, अचानक आईं या पाइल अप होकर आईं। ठीक है। दूसरा एक बहुत पर्टिनेंट एरिया की तरफ डॉक्टर साहब ने पॉइंट आउट किया, वो ये कि जब आप एक दफ़ा ऐसा एक्सपीरियंस कर लेते हैं हकीकतन, या फिर ये एक ने एक स्टोरी बताई है, ये तकरीबन ऑलमोस्ट अब आप जब भी चले जाए ना कहीं बात करें तो हर किसी के साथ कहीं ना कोई एक स्टोरी ऐसी जुड़ी है। मैं उसी तरफ आ रही हूँ, पोजेशन की। हाँ जी, मैं उसी तरफ आ रही हूँ। बाज़ दफ़ा तो ये है कि किसी ने हकीकतन ये चीज़ एक्सपीरियंस की है, और बाज़ दफ़ा ये होता है कि एक्सपीरियंस करने के बाद उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स आते हैं उसमें बहुत सारी वेरिएशंस हैं जिनको हम क्लिनिकल डिसऑर्डर्स कहते हैं। उन क्लिनिकल डिसऑर्डर्स में लोग कन्वर्जन डिसऑर्डर भी डेवलप कर लेते हैं, बाइपोलर के कुछ शेड्स भी लोगों में। कन्वर्जन से मुराद? कन्वर्जन में ये है कि यू आर सफरिंग फ्रॉम अ इमोशनल पेन, यू आर सफरिंग फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर, बट यू आर कन्वर्टिंग दैट साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर इनटू योर फिजिकल पेन। फॉर एग्जाम्पल नफ्सियाती, उर्दू में समझाएं मेरे सुनने वालों के लिए। नफ्सियाती तौर पे या जज्बाती तौर पे आप किसी उलझन का सामना कर रहे हैं या किसी ज़हनी दबाव का सामना कर रहे हैं, लेकिन आप उसको ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे या आपको कोई मिल नहीं रहा, तो फिर लोग क्या करते हैं कि उनको अपनी जिस्मानी अलामात में कन्वर्ट कर देते हैं। इंटेंशनली नहीं करते, उनकी कोई इंटेंशन नहीं होती, लेकिन अनकॉन्शियसली उनका वो साइकोलॉजिकल पेन उनकी फिजिकल पेन में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक हाउस वाइफ है और वो ओवरबर्डनड है और शेयरिंग के लिए भी कोई नहीं है, तो ये भी हो सकता है कि वो एक दिन अचानक से कहे कि मुझे पैरालिसिस हो गया है, मेरा ये बाजू काम नहीं कर रहा और मैं बहुत सारे काम जो है वो नहीं कर पा रही। तो अगर आप इसका एक नफ्सियाती अंडरलाइंग मैकेनिज्म समझें तो वो यही है कि आप अपनी नफ्सियाती पेन को अपनी फिजिकल अलामात में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये एक पहलू है इस बीमारी का। दूसरा पहलू ये है कि अक्सर लोगों में साइकोसिस भी डेवलप हो जाता है, और साइकोसिस एक क्लिनिकल डिसऑर्डर है जिसकी बहुत सारी वेरिएशंस हैं, जिसमें से एक डॉक्टर साहब ने बताया कि पैरानोया भी लोगों को होता है। पैरानोया ये है कि किसी एक फॉल्स बिलीफ है, किसी गलत चीज़ पे आप यकीन कर लेते हैं कि बिल्कुल ठीक है और ऐसा हो रहा है, कोई सुपर पावर मुझे कंट्रोल कर रही है, या मैं बताते खुद एक सुपर पावर हूँ, या मैं पोजेस्ड हूँ, कोई बंदा मेरी थॉट्स को कंट्रोल कर रहा है और उसकी वजह से मैं दुनिया को कंट्रोल कर रहा हूँ। तो इस पैरानोया के बहुत सारे कंटेंट और बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं। तीसरी ये है कि बाइपोलर के भी कुछ ऐसे शेड्स होते हैं जिसके अंदर इंसान कुछ ऐसे अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस करता है जो कि नॉर्मली हम लोगों में नहीं देखते। हम इनको फ़ौरन से जिन्नात के साथ इसलिए मंसूब करते हैं क्योंकि ये हमारे डेली लाइफ के नॉर्मल एक्सपीरियंसेस नहीं हैं, आम लोग नहीं कर रहे होते हैं।
ज़्यादातर लोग आपसे बात करेंगे एंजाइटी के बारे में बात कर लेंगे या डिप्रेशन के, तो फेमिलियर चीज़ें हैं। लेकिन कोई आपसे ये बात नहीं करेगा कि मैं एक सुपर पावर हूँ, मैं लोगों को कंट्रोल कर रही हूँ या मेरी थॉट्स को कोई और कंट्रोल कर रहा है। ये कुछ अनयूजुअल डिसऑर्डर्स हैं, लेकिन ये एग्जिस्ट करते हैं, ये हमारे क्लिनिकल डिसऑर्डर्स हैं। बिल्कुल ठीक है। तो इसके लिए प्रॉपर तशखीस के लिए, साइकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए आपको किसी कंसल्टेंट के पास लेके जाना चाहिए, बजाय ये कि आप उनको एक लंबे अरसे के लिए कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए, ताकि उनकी प्रॉपर टाइमली तशखीस हो सके। अगर कोई क्लिनिकल डिसऑर्डर है तो उसका टाइमली इलाज शुरू हो सके, अदरवाइज सिम्टम्स जो हैं, अलामात जो हैं, वो और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक। ज़ैनब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जो पोजेशन की बात हम कर रहे हैं बार बार, आपके पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो ये जिक्र करते हैं, और क्या आप उनको रूहानी या फेथ हीलर जैसे डॉक्टर साहब ने कहा उनके पास जाने का मशवरा देती हैं? पहले वो ये सब कुछ करके हमारे पास लैंड होते हैं। वो देख लेते हैं किसी पीर फ़कीर, किसी जो आलिम है उनके पास जाकर फिर हमारे पास आते हैं। उसमें ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि पहले तो हम अपनी असेसमेंट कर लें। हमारी असेसमेंट का तरीका बिल्कुल चेंज है। इसमें जो लैब्स हैं, कोई ब्लड टेस्ट करवा लिया, ये नहीं होता। हमारे कुछ टेस्ट होते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट, पहले हम वो करवाते हैं, फिर उसमें कुछ स्कोरिंग आती है, फिर हम देखते हैं कि आया वाकई वो इस सिम्टम के साथ है, उसका डायग्नोसिस क्या बनता है क्या नहीं। वो साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है? कुछ हमारे सेपरेट से टेस्ट होते हैं जिसमें काउंसलिंग होती है, फिर हम क्वेश्चन करते हैं, और फिर जब उसको प्रॉपर अपने कुछ स्केल्स हैं, रेटिंग है, वो सारा फर्दर फिर हमारा प्रोसेस है वो करके। इट्स लॉन्ग टर्म प्रोसेस, टाइम टेकिंग प्रोसीजर है ये, ठीक है। और कुछ किसी को डायग्नोज देने के लिए कोई एक टेस्ट भी नहीं होता। वो कम से कम कोई, अगर हमें लग रहा है कि ये डिसऑर्डर है, उसके 2 से 3 टेस्ट होते हैं, फिर उसका स्वेरिटी लेवल देखा जाता है, फिर उस प्रोसीजर पे आके हम मेडिकेशन को कैसे खत्म करते हैं? वो जो मान के बैठा हुआ है कि ये पोजेशन है, ये पोजेस्ड है। अच्छा, लेकिन अब मैंने ये सुना है, हम इन मखलूक को मानते हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन इस मखलूक का अशरफुल मखलूकात पे काबिज हो जाना, फिर काबिज हो के उसको चलाना, उसको उससे काम करवाना या उसके थ्रू कुछ करना, उसको नुकसान पहुंचाना, यहाँ पर मेरी थोड़ी फीलिंग्स डिफरेंट है। यहाँ मैं थोड़ा सा डिफरेंट हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं, अल्लाह ताला ने मुझे अपनी बेस्ट मखलूक बनाया है, तो मेरे अंदर कुछ तो खासियत होगी जो मेरे पे, अगर ये मेरे पे काबू आ गए, इनके मैं काबू आ गया या ये मुझ पे हावी हो गए, तो फिर तो मैं अशरफुल मखलूकात ना हुआ। बिल्कुल। आफ्टर डायग्नोसिस हम अपनी टेक्निक्स के जरिए, थेरेपी के जरिए, जिसमें CBT है, REBT है, DBT है। CBT में जो हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं उसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कहते हैं। जिसमें ये है कि क्या पेशेंट जब कोई ऐसी हरकत या कुछ भी ऐसी सिचुएशन आ रही है जिसमें अपने वो कुछ सिम्टम्स शो कर रहा है, तो क्या इसके पीछे उसके कोई ऐसे बिलीव्स तो नहीं बन गए, कोई थॉट पैटर्न तो नहीं बन गए। अगर जैसे ये आप अलामात कुछ बताते हैं, अगर ये डिसोसिएटिव की तरफ जाते हैं, कन्वर्जन डिसऑर्डर जिसे कहते हैं, कन्वर्जन डिसऑर्डर कहते हैं, डिसोसिएटिव कहते हैं, ठीक है। अगर वो अलग समझना या कुछ पर्सनैलिटी के डिसऑर्डर अगर उनमें आ जाते हैं, अगर वो इस फेथ की तरफ चले जाते हैं, इन अलामात की तरफ चले जाते हैं, तो फिर हम देखते हैं क्या वो CBT से ठीक नहीं हो रहे, तो हम उसे REBT की तरफ लेके जाते हैं। अगर उससे भी ठीक नहीं हो रहा तो क्या ये कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, फिर बिल्कुल ही चेंज DBT की तरफ ले जाते हैं। कुछ छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं जिसमें बताते हैं, CBT में पेशेंट के थॉट्स को चेंज करना बताते हैं, REBT में क्या है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है उसमें क्या उसके इमोशंस और बिलीव क्या इतने स्ट्रॉन्ग तो नहीं बन गए, जैसे मुझे घबराहट हो रही है तो मैंने ऐसी ही आवाज़ें निकालनी है और आवाज़ चेंज होती है, चेंज हो जाती है। बेसिकली होता वो पर्सन ही है, वो वही शख्स होता है, लेकिन वो चीज़ों को रिलेट कर लेता है। इसमें फिर ये भी तो देखा जाता है कि इसमें प्राइमरी गेन क्या है, सेकेंडरी क्या है, ट्रेजरी क्या है। जब वो ऐसी हरकत कर रहा है तो इसमें उसकी खुद की ज़ात को क्या फ़ायदा मिल रहा है, सामने वाले को कितना फ़ायदा मिल रहा है, और कोई तीसरा बंदा अगर उसके इस डिसऑर्डर के साथ अटैच्ड है तो उसको कितना फ़ायदा मिल रहा है। ये सारी चीज़ें रिलेट होती हैं। एग्जैक्टली, कोई ना कोई लगा हुआ होता है, कोई ना कोई, बहुत सारी चीज़ें होती है, सिचुएशन टू सिचुएशन और केस टू केस वेरी करती हैं। एपिलेप्सी का जो है उसने उतनी देर में फिट ने खत्म होना ही होना है। वो आप सुंघाने से नहीं खत्म होता, सिर्फ 2 से 3 सेकंड का होता है। वो मतलब उसने खत्म होना ही होना है। आप जूती ना भी सुंघाएं तो वो हो जाए। लेकिन ये हमारा बिलीफ ऐसा बन गया ना कि अब देखें ना, वो एक पीर है या फकीर है, वो जाली है या कैसा भी है, उसने जूती सुंघाई है, उतनी देर में एपिलेप्सी का अटैक तो ख़त्म हो गया। उन्होंने कहना जी देखें ये करामत हुई ना कि जिससे ये हुआ। मकसद कहने का ये है कि जो हमारी ज़ुबान में, साइंटिफिक ज़ुबान में, और उम्मीद है कि मेरे बाकी कुलीग्स जो है वो इस पर एग्री करेंगे, ये बुनियादी तौर पे दिस इज़ ए क्राई फॉर हेल्प, जिसमें वो शख्स जो है या वो औरत है या मर्द है या बच्चा है, वो उसको कह नहीं सकता। जिस तरह उन्होंने एक छोटी सी मिसाल दी थी
कन्वर्शन रिएक्शन की कि जी अब बच्चे का सुबह एग्ज़ाम है, उसकी तैयारी नहीं है। अब वो ये नहीं घर वालों को कह सकता कि जी मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगा, और उसकी प्रेजेंटेशन ये होगी कि वो सुबह को उठ कर कहेगा कि जी मेरा तो ये बाजू ही काम नहीं कर रहा, मुझसे तो ये लिखा ही नहीं जा रहा। और ये बहुत सारे हम में से ऐसे मरीज हमने देखे हैं, यानी वो कन्वर्ट कर देता है अपनी साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस को एक ऐसी अलामत में जिसमें आप उसको एक्सेप्ट कर लें। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मैंने देखा है कि ऐसे पेशेंट्स के अंदर थोड़ी सी गैर मामूली ताकत भी आ जाती है, जिससे वो कहते हैं कि ये तो उठा ही नहीं सकती, जैसे एक सोफ़ा है, ये तो खातून ये सोफ़ा नहीं उठा सकती, हिला नहीं सकती, लेकिन एकदम से इतनी ताकत का आ जाना कि सोफ़ा एक हाथ से खींच लेना, तो ये तो बिल्कुल जाहिर करता है कि कुछ ऐसा है और उसको हमने डील कैसे करना है। ये पावर कैसे आ जाती है अगर हम कहें कि वो डिसऑर्डर है, वो डिजीज़ है, वो कोई परेशानी है, कोई पोजेस नहीं है, अगर हम ये कहें तो? अभी तक की जो डिस्कशन है उसका अगर हम कंक्लूजन देखें तो सब कंसल्टेंट्स की आपको 4 बातें तो पता चली होंगी कि एक तो ये कोई डिसोसिएटिव डिसऑर्डर यानी कन्वर्जन डिसऑर्डर हो सकता है, ये कोई डिल्यूजन हो सकती है, ये साइकोसिस हो सकती है, ये बाइपोलर हो सकता है। 5th में अगर हम देखें तो हमने ऑर्गेनिसिटी आउट करती हैं। जैसे आपने कहा कि वो तो बिल्कुल ठीक था मेरा दोस्त और फिर अचानक से बीमार हुआ, और दोस्त की वाइफ। अच्छा देखिए, उसमें सर ने आपको बताया कि उसकी वाइफ बीमार हुई और फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरी फैमिली डिस्टर्ब होना शुरू हो गई। अब हमने ये देखना है कि उस खातून का रोल क्या था उस घर में, उसके ऊपर प्रेशर कितना था, उसके इस डिज़ीज़ में जाने के बाद कितने लोगों का वर्कलोड या आसानी हुई या कम हुआ या ज़्यादा हुआ। अब आप जो बात करते हैं कि वो कुछ देर में तो कहती है कि मुझे पता है जो मैं कर रही हूँ लेकिन मेरे कंट्रोल में नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो अपनी इंटरनल पेन को एक्सप्लेन नहीं कर पाती और फिर उसका कंट्रोल अपनी पेन पे नहीं रहता और वो फिज़िकल सिम्टम्स में आता है, जैसे पावर। अगर आप अपनी बॉडी की पूरी एनर्जी एक काम करने में डिसाइड कर लें कि मैंने करना है तो आप वो कर लेते हैं। उसके लिए मेल फीमेल वीक अनवीक की बात नहीं होती। सो ये टारगेट ओरिएंटेड एनर्जी है, फ्यू सेकंड्स के लिए आई और चली गई। लेकिन इसको ऑर्गेनिसिटी में भी हम रूल आउट करेंगे, कहीं कोई और ब्रेन की इलनेस तो नहीं, कोई ट्यूमर, कोई एपिलेप्सी, कोई एन्यूरिज्म, लेकिन ये चीज़ें ऑब्वियसली वर्कअप से पता चलती हैं। बट इसके साथ जो एक चीज़ होती है फैमिली शेयरिंग हो जाना, यानी इलनेस के सिम्टम्स बाज़ दफ़ा इतने ज़्यादा और इतने कॉमन हो जाते हैं कि उस फैमिली में जितने वीक पर्सनैलिटी के लोग होते हैं वो उन सिम्टम्स को सीखना शुरू कर देते हैं। हमारे पास अक्सर जो लोग इस अलामात के साथ आते हैं ऑब्वियसली फेथ हीलर्स के साथ होके आते हैं, जैसे कि ज़ैनब ने आपको बताया, वो आलिम से भी मिल के आते हैं और बाज़ दफ़ा हालात थोड़े से बेहतर हैं, आलिम खुद हमारे पास भेज देते हैं कि हमने जो करना था कर लिया, अब आप साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं। उसमें अक्सर जो इलामात आती हैं वो दौरे की कैफियत आ जाती, इतना शदीद दौरा कि मरीज़ कंट्रोल ही नहीं होता, बल्कि वीडियोस दिखाते हैं कि मरीज़ अपनी चारपाई या बेड से ऊपर की तरफ जाता है और नीचे गिरता है। हाँ। अब ये इतना सीवियर दौरा है कि ऑब्वियसली जो उसके करीब के लोग हैं वो तो बहुत परेशान होंगे। अब जब हम एज ए साइकियाट्रिस्ट ऐसे पेशेंट को देखते हैं और उन्हें हमारे सामने भी अगर ये फिट पड़े तो हमारा उसको तरीक़ाकार देखने का, मैनेज करने का बिल्कुल डिफरेंट है। हम उस वक्त फ़ौरन फैमिली अलग कर देते हैं और अकेले पेशेंट के साथ स्टे करते हैं। अगर फ़ीमेल है तो ऑब्वियसली फ़ीमेल अटेंडेंट, अगर मेल है और हम फीमेल हैं तो फिर हम मेल अटेंडेंट साथ रखेंगे। ऑब्वियसली हमने पेशेंट के एथिक्स, प्राइवेसी को देखना होता है। लेकिन द थिंग इज़ कि इसको प्रोलॉन्ग ना करें, क्योंकि जितनी किसी इंसान की पर्सनैलिटी कमज़ोर होती जाएगी उसके अंदर डिफरेंट बीमारियों की इलामात बढ़ती जाएगी, और जितना ड्यूरेशन इस इलनेस का ज़्यादा होगा उतना फिर इलाज का ड्यूरेशन भी ज़्यादा होता है। डॉक्टर साहब, अभी यहाँ दुनिया में हमारी एक फॉर्मर MP हैं, सादिया सुहेल राना उनका नाम, वो मैं उनके साथ एक पॉडकास्ट कर रहा था, मैं उनसे पूछ रहा था, उसकी मैं झलकियाँ भी आपको दिखा दूँगा। वो कहती हैं कि उनको नज़र भी आते हैं डिफरेंट शेप्स में, डिफरेंट शक्लों में ये होते हैं और ये आते हैं और ये दूसरों पे अटैक भी करते हैं और इस तरह भी होता है। लेकिन अभी तक आप सब की बातें चारों की सुन के मुझे ऐसा लगता है कि पोजेशन नाम की चीज़ आपको लगता है कि नहीं होती। क्या ऐसा है? वो जिन्नात बातें करते हैं आपसे? नहीं, बातें नहीं। अच्छा, वो ऐसे बैठ के बातचीत पता नहीं किस केस में करते होंगे, लेकिन ब्रेन टू ब्रेन मैसेज कन्वे करते हैं।
वो पता चल जाता है अगर वो करना चाहें। देखिए क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है कि बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं, बिल्कुल है। ठीक है, अब एग्जिस्टेंस पे तो हम सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन ये कम्युनिकेट कैसे करते हैं? कम्युनिकेट पे भी कोई सवाल नहीं है, क्योंकि पैगम्बरों, सहाबा इकराम और कई नबी, औलिया, वली, इनसे और आम इंसानों से भी वाक़यात बेशुमार ऐसे हैं। अच्छा, अगर वो इंसानी सूरत में आपके सामने आते हैं तो वो क्या वो आपसे इंसान का रूप ले मिलकर- सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। उनको अल्लाह ने ये ताकत दी है कि वो कोई भी, वो चरिंद परिंद का भी बन जाते हैं। कुछ चिकपिली में, मकोड़े में भी, सॉरी मैं हाथ बहुत नहीं, चलाती कोई हूँ, बात नहीं, कोई बात नहीं। चिकपिली, मकोड़े, बिल्ली, कुत्ता, इन शक्लों में भी आ जाते क्योंकि हैं। मैंने सुना है कि वो सिर्फ जानवरों का रूप ले नहीं, सकते हैं। इंसान का भी बिल्कुल ले सकते हैं। ऐसी इंसान सी का- खूबसूरत मैंने तो खुद देखी अपने घर के अंदर एक हसीन चुड़ैल जो दुल्हन के रूप में थी। तो वो मतलब मैंने तो अपनी आंखों से कई बार देखा। चुड़ैल हसीन होती है? जो बन के आए हसीन तो फिर वो हसीन होती है। वैसे इनका असली चेहरा क्या होता है? असल चेहरा, अच्छा जन्नात में भी मुख्तलिफ किस्में हैं, मुख्तलिफ शबीहों, और अब असल चेहरा तो वो बहुत कम सामने लाता है, लेकिन असल चेहरा काफ़ी खौफनाक होता है। लेकिन मैंने एक जन्नात की एक देखी थी ब्रीड, जो बिल्कुल आप जैसे तांबे की एक ले लेना गोल थाल, चमकती हुई सूरज की तरह, बिल्कुल उसी तरह के गोल तांबे के कलर के चेहरे, पर फीचर्स इंसानों की तरह ही, आंखें, नाक और होंठ थे, लेकिन उनका बच्चे भी जैसे लगता तांबे की प्लेटें हैं। तो उस तरह के चेहरे भी मैंने देखे हैं, बोने भी देखे हैं, परी की शक्ल में भी देखा है, सफ़ेद कलर की भी परी जो एक ह्यूमन बॉडी टाइप उसकी है शबी, और पर वाइट, और एक देखिए काली जो सर से लेके पाँव तक उसके फीचर भी नज़र नहीं आते, कोई ब्लैक ही बस चीज़ है, और पर भी ब्लैक देखें। ऐसे हैं? अच्छा, इनकी शक्लें ऐसी होती हैं? मुख्तलिफ। देखिए जी, तो आपने शुरू में बात कही थी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम मजहबी तौर पे मानते हैं, उसको मखलूक के तौर पे मानते हैं। आपको शायद याद हो, मैंने यही कहा था कि क्या वो इतने ही फारग है कि वो इंसानों के ऊपर हमला करके उनसे ये काम कराए। आप अशरफुल मखलूकात अल्लाह ताला ने किसी वजह के बगैर तो नहीं कहा। मैं सिर्फ उसमें एक इजाफा करना चाहूँगा कि ये जो कन्वर्शन और डिसोसिएशन की बात हो रही थी, ये एक इसका पुराना नाम होता था हिस्टीरिया। हिस्टीरिया, जिसमें ये होता था कि जी मरीज़ आवाज़ें निकाल रहा है, उसकी मुख्तलिफ़ किस्म की हालतें हो जाती हैं, कंट्रोल करना मुश्किल होता है। अब वो टर्म हिस्टीरिया ख़त्म हो गई है, उसकी जगह उन्होंने कन्वर्शन डिसऑर्डर और डिसोसिएटिव डिसऑर्डर कर दिया। ठीक है, लेकिन उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि दिस इज़ हिस्टीरिया को उर्दू में क्या कहते हैं? हिस्टीरिया को उर्दू में हिस्टीरिया ही कहते हैं, जहाँ तक मुझे याद आता है। ये तो यही है, यानी ये अगर आप इसको देखें ना साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स में, तो ये एक क्राई फॉर हेल्प है। क्राइम फॉर क्राई फॉर हेल्प, क्राई फॉर हेल्प कि जी वो, मैं आपको जो बात अपनी ज़ुबान से नहीं कह सकता, मैं आपको इस तरीके से कन्वे करूँगा कि जिसमें आप डर भी जाएंगे, आप फौरी तौर पर मेरे बारे में कंसर्न भी हो जाएंगे और उसमें आना शुरू कर देंगे। तो ये तो एक वेल इस्टेब्लिश्ड डायग्नोसिस है। अब वो हिस्टीरिया उस सूरत में नहीं होता, और ख़ास तौर पे हमारे जो साउथ एशियन कल्चर था और उधर अफ्रीका में भी, तो ये बहुत कॉमन था पोजेशन। एपिलेप्सी का जो है उसने उतनी देर में फिट ने ख़त्म होना ही होना है। वो आप सुंघाने से नहीं सर, खत्म वो होगा। सिर्फ 2 से 3 सेकंड का होता है। वो मतलब उसने ख़त्म होना ही होना है। आप जूती ना भी संगाएं तो वो हो जाए। लेकिन ये हमारा बिलीफ ऐसा बन गया ना कि अब देखें ना, वो एक पीर है या फ़कीर है, वो जाली है या कैसा भी है, उसने जूती संगाई है, उतनी देर में एपिलेप्सी का अटैक तो ख़त्म हो गया। उन्होंने कहना जी देखें ये करामत हुई नहीं कि जिससे ये हुआ। मकसद कहने का ये है कि जो हमारी ज़ुबान में, साइंटिफिक ज़ुबान में, और उम्मीद है कि मेरे बाकी कोलीग्स जो है वो इस पर एग्री करेंगे, ये बुनियादी तौर पे दिस इज़ ए क्राई फॉर हेल्प, जिसमें वो शख्स जो है, या वो औरत है या मर्द है या बच्चा है, वो उसको कह नहीं सकता। अब जिस तरह उन्होंने एक छोटी सी मिसाल दी थी कन्वर्शन रिएक्शन की, कि जी अब बच्चे का सुबह एग्ज़ाम है, उसकी तैयारी नहीं है, अब वो ये नहीं घर वालों को कह सकता कि जी मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगा, और उसकी प्रेजेंटेशन ये होगी कि वो सुबह को उठ कर कहेगा कि जी मेरा तो ये बाजू ही काम नहीं कर रहा, मुझसे तो ये लिखा ही नहीं जा रहा। और ये बहुत सारे हम में से ऐसे मरीज़ हमने देखे हैं। यानी वो कन्वर्ट कर देता है अपनी साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस को एक ऐसी अलामत में जिसमें आप उसको एक्सेप्ट कर लें।
ये जो मिर्गी के दौरे हैं एपिलेप्सी, इसको बड़े अरसे के बाद हमने मिर्गी का दौरा कहा है। इससे पहले तो हम यही कहते थे कि आ गया होता है ना, हमारा वो बिलीफ सिस्टम था ना कि हम उसको कहते थे कि जी इसमें कोई जिन आ गया, जूती सुंघाते थे। वो एपिलेप्सी का जो है उसने उतनी देर में फिट ने ख़त्म होना ही होना है। वो आप जूती सुंघाने से नहीं खत्म वो होता। सिर्फ 2 से 3 सेकंड का होता है। वो मतलब उसने ख़त्म होना ही होना है। आप जूती ना भी सुंघाएं तो वो हो जाए। लेकिन ये हमारा बिलीफ ऐसा बन गया ना कि अब देखें ना, वो एक पीर है या फ़कीर है, वो जाली है या कैसा भी है, उसने जूती सुंघाई है, उतनी देर में एपिलेप्सी का अटैक तो ख़त्म हो गया। उन्होंने कहना जी देखें ये करामत हुई कि जिससे ये हुआ। मकसद कहने का ये है कि जो हमारी ज़ुबान में, साइंटिफिक ज़ुबान में, और उम्मीद है कि मेरे बाकी कोलीग्स जो हैं वो इस पर एग्री करेंगे, ये बुनियादी तौर पे दिस इज़ ए क्राई फॉर हेल्प, जिसमें वो शख्स जो है या वो औरत है या मर्द है या बच्चा है, वो उसको कह नहीं सकता। अब जिस तरह उन्होंने एक छोटी सी मिसाल दी थी कन्वर्शन रिएक्शन की कि जी अब बच्चे का सुबह एग्ज़ाम है, उसकी तैयारी नहीं है, अब वो ये नहीं घर वालों को कह सकता कि जी मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगा, और उसकी प्रेजेंटेशन ये होगी कि वो सुबह को उठ कर कहेगा कि जी मेरा तो ये बाजू ही काम नहीं कर, मुझसे तो ये लिखा ही नहीं जा रहा। और ये बहुत सारे हम में से ऐसे मरीज़ हमने देखे हैं। यानी वो कन्वर्ट कर देता है अपनी साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस को एक ऐसी अलामत में जिसमें आप उसको एक्सेप्ट करो। और इसी तरह डिसोसिएटिव स्टेट्स यही है कि जी आपने अपनी क्राई जो आपकी मुश्किल है, आपने उसको किसी और पे डाल दिया कि जी वो मैं नहीं कर रहा, कोई और कर रहा है, जी मेरा तो कसूर ही कोई नहीं। और ये इसलिए हम कहते हैं कि ये पीरी फ़कीरी के पास भी आप जाएं, लेकिन ये जो है ना, ये देखने वाली बात है कि ये एक आम वसवसे से, ख्याल से, क्या ये एक ऐसा यकीन हो गया है कि जो अब किसी से उसका टूटना है वो मुश्किल। बिल्कुल ठीक है। अब आप देखिए कि अगर आपका बच्चा खामोश रहना शुरू कर गया है और एकदम से बहुत शाय हो गया है, बात नहीं करता, तो आप माँ बाप भी इग्नोर करते हैं कि चलो अच्छा घर में सुकून है, शरारत नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन ये एक साइन है कि वो कुछ एक्सपीरियंस कर रहा है। पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है बच्चों को सुनने के लिए। या फिर एक बच्चा घर में बदतमीज़ी कर रहा है और अचानक तोड़फोड़ शुरू कर दिया या अब्यूजिव लैंग्वेज शुरू कर रहा है, तो वो अपने बिहेवियर के थ्रू आपको कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। वो ये कह रहा है कि आई एम डिस्टर्ब्ड, मुझे सुने कि मेरा क्या प्रॉब्लम है। अब पेरेंट्स उसकी बदतमीज़ी को तो अटेंड करेंगे, लेकिन उसके पीछे जो वो चीज़ सफ़र कर रहा है उसको अटेंड नहीं करते। आप जो चीज़ सोचते हो फिर वो आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाती है। एक बैक साइड आपका इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव हो गया ना कि हमने अल्लाह को देखा तो नहीं है पर हम अल्लाह से मांगते हैं और हमें मिलता भी है। ऐसे बहुत सारे और मज़ाहिब हैं, बहुत सारी और डिफरेंट चीज़ों पे यकीन रखते हैं, तो उनका बिलीव इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि उन्हें लगता है एग्जैक्टली उन्हें लगता है कि वो चीज़ फिर हमें दे रही है। हेलुसिनेशन और डिल्यूजन तो फिर बिल्कुल एक नॉन और डिफरेंट एक चीज़ और प्रोसीजर की तरफ चीज़ें लैंड करती हैं।